प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.3 में आपका स्वागत है। रियल नंबर्स की बात हो रही थी। आज क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम एक, जिसमें इस प्रकार के सवाल होंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो प्रकार के सवाल होंगे और दोनों प्रकार के सवालों को हम पूरा समझा देंगे आपको, और गारंटी के साथ इन सवालों में से एक सवाल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, अवश्य आएगा। ये 100% गारंटी के साथ हम बता रहे हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्याएँ हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके जगह पर यह भी पूछ सकता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3, √5, √7, √6 भी दे सकता है, और इसी प्रकार से √11। इसमें से कोई भी सवाल जो इस प्रकार का ना हो, जैसे कि √8 दे दिया जाए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 और 1 2 बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा 2√2। तो ये नहीं, इस प्रकार का सवाल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के सवाल होने चाहिए जिसमें √ के अंदर ही मान रहें, बाहर ना निकलें। तो इस प्रकार के जो सवाल होंगे उनको हम सेम इसी प्रकार से लगाएंगे जैसे √5 को हम हल करेंगे। तो एक सवाल कंप्लीट होने के साथ साथ आपको अनेक प्रकार के सवालों कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने लिख रखा है वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको अवश्य एक सवाल मिल जाएगा इसमें से। तो आइए देखते हैं, हम इनको विपरीत मान करके हल करेंगे। जैसे कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या कह सकता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल दे सकता है, उसके लिए एक ही फार्मूला होगा हमारा, और उसको हम देखते हैं। जैसे हम इसका जो है विपरीत मान लेंगे। इसमें कह रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या, मानेंगे क्या? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं कि वो P/Q के रूप में होती हैं। इसलिए √5 जो है वो बराबर होगा आपका, चाहे आप A/B के रूप में लिखें, चाहे P/Q के रूप में लिखें, बात एक ही होती है, चाहे X/Y के रूप में लिखें, जहाँ B ≠ 0, जहाँ B का मान 0 नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर P/Q या A/B ये सब एक ही बात है, तो ये हो जाएगा। तो A/B जब परिमेय संख्या होगी, तो हम थोड़ा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि A और B जब परिमेय संख्या होंगी, तो A, B कैसी संख्याएं होंगी? A, B संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। और A, B संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी। और सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। तो अगर कोई परिमेय संख्याएं लिखी हुई है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अच्छी प्रकार से कि A और B यदि परिमेय संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, A और B यदि परिमेय संख्याएं हैं, इधर देखिए, A/B यदि परिमेय संख्याएं हैं, तो ये आपकी सहअभाज्य होंगी। जैसे 2
2/3। तो 2 और 3 का HCF क्या होगा? 2 और 3 का HCF 1 होगा। तब इनको कहेंगे सहभाज्य संख्याएं। हमें ऐसे नहीं लिखा होगा कि 4/8 लिखा हो, तो 4 × 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये इसका सरलतम रूप होता है P/Q के रूप में। P/Q के रूप में होगा तो 1/2 या 2/3 इस प्रकार से होगा। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, √5 बराबर A/B जो है इसको हम तिरछी गुणा कर देंगे। A हो जाएगा और √5B हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा हमारा A² बराबर, इसमें वर्ग करेंगे तो इसका अंडर हट जाएगा 5 हो जाएगा और इसका B² हो जाएगा। इसको हम डाल देंगे समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A² 5 से विभाज्य है, चूँकि A² 5 से विभाज्य है इसलिए A भी 5 से विभाज्य होगा। A भी 5 से विभाज्य होगा। ये कैसे? देखिए, जैसे कि हमको लिखा हो, मान लीजिए इधर समझ लेते हैं, आपका लिखा हो, यहाँ पर आपका लिखा हो 10 का स्क्वायर बराबर 4 × 5 का स्क्वायर। तो हम देखेंगे 10 तो हम क्या होगा 100 होगा और ये 4 होगा, गुणित 5 25 होगा। तो यहाँ पर जो 100 है ये 4 से भी विभाज्य होगा और किससे 25 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हमारा जो A² है ये 5 से विभाज्य होगा। अब मान लीजिए कि अगर कोई स्क्वायर है, मान लीजिए 10 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो हमारा 10 भी तो 5 से विभाज्य होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, A² 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य होगा। मान लेते हैं कि तीसरा पूर्णांक जो है आपका A बराबर, मान लेते हैं तीसरा पूर्णांक जो आपका है A बराबर 5C मान लेते हैं, जहाँ C एक पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे A बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, A बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, A बराबर 5C जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या हो जाएगा हमारा, A की जगह पर रख देंगे, इस A की जगह पर रख देंगे 5C, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका क्या है 5B²। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 25C², 5 25C² और ये हो जाएगा 5B²। तो ये 5 कटेगा, 5 × 5 5 25, तो ये हमारा हो जाएगा 5C² बराबर B²। अब यहाँ पर वही स्थिति आ गई पहले वाली कि ये जो B² है ये 5 से विभाज्य होगा तो फिर B भी 5 से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। मान लेते हैं कि 10 का वर्ग 5 से विभाज्य है तो 10 भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि B²
5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। अब हमको इतना करने के बाद में ये जानकारी हो गई कि a और b का एक गुणनखंड 5 आ रहा है, लेकिन हमने उसको क्या माना था, 1 माना था कि वो सहभाज्य है। अब इसके लिए आपको ये स्टेप अवश्य याद कर लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप गौर से देखिए। इसके नीचे इतना ही लिखना होता है, हमने पहले से लिख रखा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, कृपया इसको बहुत अच्छी प्रकार से देखिएगा। यहाँ पर जो स्टेप लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है ये, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्योंकि a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, इसलिए इसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, 5 है। परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य हैं, क्योंकि हम ऊपर मान चुके हैं सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब जिनका HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। हमें ये विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सवाल। अब जहाँ पर 3 होगा वहाँ पर यहाँ पर केवल 3 लिख देना है। तो ये जो 3-4 पंक्तियाँ हैं, ये आपको बिल्कुल रट लेनी होंगी कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य हैं। यहाँ पर गुणनखंड 5 आ रहा तो ये सहभाज्य होंगी ही नहीं, क्योंकि गुणनखंड 5 आ रहा तो उसका HCF 5 होगा और सहभाज्य का HCF क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने आपको सिद्ध करके दिखाया। हमें ये विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से जो भी √2, √3, √6, √7 सभी इसी प्रकार से सवाल लगेंगे।